हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चूंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा स्क्रीन को देखकर कि इस वीडियो पर आप क्या समझने वाले हैं या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो पर आप देखेंगे दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर जो कि सेमेस्टर 4 का सेक पेपर, जिसका टॉपिक है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सेट 3। ठीक है, सेट 3 और सेशन है 2020 से 2023 और डेट थी हमारी दोस्तों 20 दिसंबर 2022। ठीक है, तो इस दिन का जो परीक्षा हुई है, ठीक है, और जो कि सेट 3 है, ध्यान दीजिएगा, इस सेट को ध्यान रखिएगा, सेट 3 है, उसके सभी प्रश्नों का एक एक करके जो हम सभी प्रश्नों के जवाब को जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका पैटर्न को यदि आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये दो पर्पज से बनाया गया वीडियो है। सबसे पहला तो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने इसका एग्जाम दिया है और उन्हें ये जानना है, एनालिसिस करनी है खुद पे कि मैंने कितने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। और दूसरा दोस्तों वे स्टूडेंट्स इसके लिए जो है एलिजिबल है, मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके लिए फायदेमंद है, ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढते हैं, यानी कुछ महीनों बाद जो है जब ये वीडियो पुराना हो जाएगा तो वे ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल होते हैं 40 नंबर्स के होते हैं और सभी के सभी एक एक नंबर के सवाल होते हैं और सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सबके एमसीक्यूज जो है आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टोटल टाइम आपको 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाते हैं और इसमें जो है जो सवाल हैं, चलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सवाल की और ज़्यादा बेतुकी बातें नहीं करनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए, सबसे पहला सवाल जो है दोस्तों इस वीडियो की श्रृंखला का सबसे पहला सवाल, और मुझे ये नहीं लगता कि एग्जाम पेपर जिसके हाथ में भी ये गया होगा क्वेश्चन पेपर, उसने जैसे ही सवाल को पढ़ा होगा और यदि उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को इस सवाल का जवाब ना आ रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना आ रहा हो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आप ही देंगे मुझे, हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो पुरी में जो रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है वो किस हिंदू देवता के आधार पर सम्मान में किया जाता है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल 4 ऑप्शंस हैं, जैसे राम, जगन्नाथ, शिव या विष्णु। ठीक है, इसका जवाब आपने क्या दिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्या है? भारत के राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, उसको किसने लिखा था? ये किसकी रचना, इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BC चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था दोस्तों हमारे इकबाल साहब ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों आपका था, इनमें से कौन से नृत्य तंजौर के मंदिर, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना कि तंजौर का मंदिर है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु का अगर नृत्य आपको याद होगा तो इसका सही ऑप्शन आपको इजीली पता चल जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, तो भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो कि तंजौर के मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहां प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो इस प्रश्न की श्रृंखला में है वह है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है दोस्तों क्या है हमारा, केरल। अगला है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, जो कि हमारा क्या होता है दोस्तों, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ है? तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। अब यहाँ पे एक नॉलेज इसके साथ आप और ले लें। श्रीहरिकोटा जो है आपके भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिला के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको यहां बता दूं, यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी सवालों के जवाब जो है यदि आपको आते हो या एग्जाम में ना आया हो, ठीक है, तो ये खुद से अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप जो है कितने पानी में हो। ठीक है, ये सवाल जो है आपको पानी और जो है जमीन आसमान का फर्क नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर आपको बता सकता है कि कितनी नॉलेज आपको जिस स्टेज पर, जिस फेज पर, जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लेवल पर हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड ही सवालों को जो है संग्रह करके जो है यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इजी सवाल था और इस इजी सवाल का इजी जवाब ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई को। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो जो थी वो हमारी
जॉर्ज व्हिटेट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा बनाया गया और ये एक ब्रिटिश थे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, फ्रेंच द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, डेनिश द्वारा। तो आप समझदार हैं तो अब तक जो है इसका जवाब आपको पता चल ही चुका होगा, ब्रिटिशर्स द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? गांधी जी को तो आप जानते ही हैं, इरविन जो है वायसराय थे। तो ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और लॉर्ड वायसराय जो हमारे इरविन थे, इनके बीच जो है गांधी इरविन पैक्ट जो थी उस पर जो है साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, और वो वर्ष था दोस्तों 1931 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर 1931, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप खेल प्रेमी हैं, खेल से आपको लगाव है, जुड़ाव है, खास करके क्रिकेट से, तो इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। जैसे ही आपने सवाल को पढ़ा होगा, टक से आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब आ गया होगा, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो कि स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, एक बुक है जो कि 1946 में लिखी गई। तो 1946 में लिखी गई किताब इंडिया डिवाइडेड जो है उसको किसने लिखा? तो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए 12 की ओर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 12 है वह भी बहुत इजी था। यदि आप JSSC या झारखंड लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में करेंगे, तो ये सभी सवाल तो एकदम बेसिक सवाल हैं, ठीक है। तो मैं बार बार कह सकता हूं कि आपने जो है हमें कमेंट किया था कि सर इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, लेकिन क्या आपको इस सवाल को देखकर लगा कि प्रेडिक्ट करना इजी है क्या इस पैटर्न को? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है इसका अनुमान लगाना, कहाँ से कौन सवाल आ जाए, कब इजी कब हार्ड, ठीक है। हालांकि ये जो सेट है मुझे देखकर लगा कि कहीं ना कहीं ये एवरेज लेवल का था। बहुत सारे बच्चे इसके अधिकतर सवालों को अच्छे तरीक़े से जान रहे होंगे और सही जवाब भी दिए होंगे, ठीक है। तो झारखंड में कुल कितनी चिन्हित जनजातियां निवास करती हैं? तो झारखंड में जो चिन्हित जनजातियां हैं वो 32 जनजातियां हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है अगला बिरसा उलगुलान आंदोलन, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ के आदिवासियों के द्वारा अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए विद्रोह किया गया था। और इस उलगुलान की जो शुरुआत की गई थी, उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वो 1895 में किया गया था, ठीक है, 1895 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा, ठीक है, सही ऑप्शन होगा। चलिए झारखंड से ही रिलेटेड एक सवाल को और देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है हमारा गित्ती ओरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गित्ती ओरा। अब इसके जो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा गित्ती ओरा जो है झारखंड की बिरहोर जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 14 का सी, बिरहोर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यदि आपने अभी सेमेस्टर 4 की बात छोड़ देते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन की बात छोड़ देते हैं, यदि आपने क्लास 12th की जो पढ़ाई है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से की है, ठीक है, और आपने हिस्ट्री अपने सब्जेक्ट पर रखा हो, ठीक है, तो उस हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है आपने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसका जवाब देने में आपको आसानी तो हो ही चुका होगा, इसका महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो कि ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। चलिए आपको एक नॉलेज और दे देते हैं साथ ही साथ, महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे वो आप लिख सकते हैं, कहीं भी कॉपी कलम ले लें या फिर याद कर सकते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि, ठीक है। अगला सवाल है पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? देखिए इसमें आप लॉजिक भी लगा लेते हैं ना तो आपके जवाब सही होते हैं, ठीक है। हमें जरूर बताइएगा आपने किस तरीके से इसका जवाब लिखा है, यानी कौन सा ऑप्शन लिखा है, ठीक है, प्रश्न संख्या डालिएगा और कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी में यदि हम देखें तो लिखा हुआ है गीता, तो ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो लिखा हुआ बाइबल जो कि क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कुरान जो कि मुस्लिमों का जो है, मुस्लिम भाइयों का जो है क्या है,
पवित्र ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए बच जाता है, जिसको आपने शायद ही कभी सुना होगा अपने जीवन में, जेंद अवेस्ता, तो यही जो है पारसियों के पवित्र ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने राष्ट्रीय झंडा की चौड़ाई और इसके लंबाई में अनुपात है। देखिए सवाल हमको लगता कहीं ना कहीं घुमाया है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसकी जो रेशियो होती है वो 3:2 होती है। ठीक है, 3:2 क्या होती है, 2 होती है। लेकिन यहाँ पे पहले चौड़ाई उसके बाद लंबाई दिया हुआ है, क्योंकि 3:2 तो हमें यहाँ कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ भी 3:4, यहाँ भी 3:4, या तो 3:2 कहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है ये सवाल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सही जवाब तो होता है राष्ट्रध्वज का, जो आपका नेशनल फ्लैग तिरंगा है हमारा, ठीक है, जो कि 3:2 रेशियो में होता है। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई और इसके लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, तो हमें लगता है 2:3 जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा भी यदि आपने किसी ऑप्शन को टिक किया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए एक बार रेशियो को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम गलत होंगे, जैसे चौड़ाई उसके बाद लंबाई, इसलिए मैंने चौड़ाई और फिर लंबाई के रेशियोज को रखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इनमें से कौन भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो इसका सही जवाब आसान है, बहुत ही इजी, अरावली पर्वत। यदि आप बचपन से जो है यानी क्लास 6 जो है एनसीईआरटी, जेसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो यदि इन बुक्स को पढ़ रहे होंगे तो पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो है बहुत कम बारिश होती है। वहाँ पे हमारा क्या है, एक थार मरुस्थल भी है और उसमें कम बारिश होने का एक कारण है अरावली पर्वत। और यही पर्वत जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत में, देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अरावली पर्वत भी उसका एक कहीं ना कहीं कारण है। इसके बारे में यदि पढ़ना है तो आप डिटेल में कहीं भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाइए, क्रोम में जाइए, गूगल बाबा बैठे हैं आपको जानकारी देने के लिए। हालांकि अभी तो मैं आपको सिर्फ सेट 3 सेमेस्टर 4 सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी की जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय का पिता यानी कि फादर ऑफ नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय संग्रहालय के पिता हैं वे थे हमारे दोस्तों जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ कुछ दिख रहे हैं। जॉर्ज एच से क्या होता है तो पता नहीं, लेकिन JWF रहता तो चलिए मानते, JW फॉरेस्ट रहता तो मानते, लेकिन हमें लगता है यही ऑप्शन सही होगा। तो आपने ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया या नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट, लेकिन जॉर्ज एच फॉरेस्ट लिखा हुआ, हो सकता है इनके कुछ और भी नाम होंगे, अलग से कुछ टाइटल वगैरह जुड़ते होंगे या मिडिल नेम जुड़ता होगा। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो कुछ इस तरीका से है, जो कि हमें लगता है संगीत के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, अब इतना क्ल्यू आपके लिए काफी है कि आशा भोसले जो है किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए फिल्म से, ऑप्शन नंबर बी जर्नलिज्म से, ऑप्शन नंबर सी नृत्य से, या ऑप्शन नंबर डी संगीत व गायन से। ठीक है, क्लू जो है मैंने आपको दे दिया पहले ही। प्रश्न संख्या 21 जो है, लावणी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, लावणी जो है यहाँ जो राज्य दिए उसमें से किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है? तो महाराष्ट्र जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है लावणी से कनेक्ट है। ठीक है, मतलब रिलेटेड है। चलिए, पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। यदि ये सभी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप समझिए कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किसके प्रतिपादक थे? तो संतूर के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, बजाया जाने वाला। ठीक है, संतूर, साबुन नहीं समझ लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। ओडिसी, ओडिसी निम्न में से किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जो हमारा सवाल है वह है दोस्तों, इनमें से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली तो शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन ये डोमकच नहीं है, ये हमारे झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, डोमकच याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डोमकच। अगला है विदेशिया। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, कहीं पे ये वाले सा है, कहीं पे तालब्य सा है, दोनों के अलग अलग क्षेत्र दिख रहे थे। तो ये जो सा जो कि यहाँ पे टर्म का यूज किया गया इस प्रश्न पर, जिस सा का इस्तेमाल किया गया विदेशिया, ये जो है बिहार का है। ठीक है, बिहार का लोक नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? सवाल को बहुत अच्छा तरीका से घुमाया है। देखिए, सरहुल तो नृत्य है नहीं, सरहुल एक त्यौहार होता है, तो हमें लगता है यही जवाब होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लवाणी भी की है, तो हमें बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है इसको टिक किया है। चलिए
प्रश्न संख्या 27 में चाहते हैं वेट लिफ्टर मीराबाई चानू यानी कि भारोत्तोलक मीराबाई चानू जो है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कौन से राज्य से ये बिलोंग करती है वो बताना है। तो मणिपुर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल मैं आपके लिए ड्रॉप कर देता हूँ। यदि आप करंट अफेयर से, करंट न्यूज से कनेक्ट रखते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, स्टूडेंट जीवन में जो है न्यूज़पेपर्स या फिर करंट न्यूज़ का एनालिसिस जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं बताता हूँ या मैं पूछता हूँ आपसे कि मणिपुर राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को जो है एक प्रशासनिक पद दिया है, तो कौन सा प्रशासनिक सेवा में जो है ये मीराबाई चानू को एक पद जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने दी है, वो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झारखंड का ढोकरा कला किससे संबंधित है। यदि आप झारखंड रिलेटेड एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं आने वाले लाइफ में, या अभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और झारखंड लेवल के, ठीक है, हालांकि झारखंड गवर्नमेंट का क्या हाल है, यहाँ नौकरियों का क्या हाल है, वो अभी वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ ही ना कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि क्रोध मैं दिखाना नहीं चाहता इस चैनल पे। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेटल कास्टिंग। अगला है दोस्तों मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। अभी ऊपर ही देखा आपने वेट लिफ्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यदि आप खेल प्रेमी हो भाई तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, 29 अगस्त को। लेकिन चलिए यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है, आखिर 30 अगस्त को क्यों नहीं, या फिर इतने सारे डेट थे, आखिर इसमें क्या खास है, 29 अगस्त में क्या खास है वो समझिए। तो 29 अगस्त को हमारे एक दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनके नाम से एक पुरस्कार भी है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो एक दिग्गज हॉकी प्लेयर थे और इनका जन्म दिवस है 29 अगस्त को, और यही खास है जिसके कारण जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में 29 अगस्त को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 में इनमें से कौन सा अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस में नहीं दिया जाता। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, अशोक चक्र, क्योंकि दोस्तों अशोक चक्र जो है हमारे देश के वीर सैनिकों को, वीर नौजवानों को, उनकी वीरता, उनके बलिदान यानी मरणोपरांत जो है शांति के रूप में दिया जाने वाला क्या है, एक प्रकार से सम्मान है, उनको सम्मान दिया जाने वाला है। ठीक है, तो अशोक चक्र जो है हमारे वीर सैनिकों को, जो कि हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने वीरता का परिचय दिया हो, अदम्य साहस के साथ जो है अपना सेवा दिया हो, तो उन्हीं को जो है अशोक चक्र से जो है क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सवाल और पूछ लेते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है किस खेल से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप करंट न्यूज से कनेक्ट होते हैं तो इस सवाल के जवाब देने में आपको 2 से 3 सेकंड मात्र लगता, क्योंकि जो है दोस्तों हमें नहीं लगता है कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, क्योंकि इसी वर्ष जो है सितंबर के महीना में, डेट मुझे करीबन याद नहीं आ रहा, 30 सितंबर के आसपास, ठीक है, हो सकता है 30 सितंबर ही, लेकिन सितंबर में 2022 इसी वर्ष। ठीक है, अब चलिए डेट मंथ तो छोड़ दीजिए, ईयर तो याद रखिए, इसी साल जो है आशा पारेख को जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आप भली भांति जो है याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पांडवों में सबसे बड़े कौन थे। ठीक है, महाभारत का सवाल है, पढ़कर बहुत मजा आया। पांडवों में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। ठीक है, अब इनके छोटे कौन थे। युधिष्ठिर के बाद आते थे भीम, उसके बाद आते थे अर्जुन, उसके बाद आते थे नकुल, उसके बाद आते थे सहदेव। ठीक है, तो इस तरीका से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए इनमें से कौन योग के प्रमुख स्तंभ हैं, सही जवाब होगा पतंजलि। ठीक है, क्या होगा, पतंजलि। उसके बाद चलते हैं पाल साम्राज्य। यदि आपने इतिहास को पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत देश के अलग अलग प्रांत, मतलब हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत बटे हुए थे, प्रांत में अलग अलग शासकों का जो है शासन चलता था। कुछ प्रांतों में कुछ अलग शासक, अलग अलग साम्राज्य, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ नॉर्थ वेस्ट में, कुछ मिडिल ईस्ट में। ठीक है, इस तरीका सेंट्रल जो हमारा भारत का है, तो इस तरीका से जो है अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग साम्राज्य थे, जैसे कहीं चौल, कहीं कुषाण, ठीक है, कहीं अलग अलग। ठीक है, इस तरीका से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोपाल। क्या हो जाएगा, गोपाल। अगला सवाल चलते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल, इनमें से किस संस्कृत कवि को तो आप रहने दीजिए, पहले ये बताइए कि गीत गोविंद किसने लिखा। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल का सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयदेव ने। किसने लिखा, जयदेव ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राणा कुंभा,
ठीक है। राणा कुंभा का विजय स्तंभ कहाँ है? इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है? ये भी सवाल है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। चलिए मैं बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों वो हमारे भारत देश के राजस्थान में जो स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने? 395। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो ऑप्शन नंबर सी में दिख ही रहा है आपको, पार्श्वनाथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि सभी के सभी जैन धर्म के तीर्थकार हैं, लेकिन इनमें से कौन कितने नंबर पर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ऋषभदेव जो थे वे हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थकार हैं। महावीर जो थे वो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, और पार्श्वनाथ जो हैं जो कि इसी क्वेश्चन का है 23वें तीर्थकार, और नेमिनाथ जो हैं वो 22वें। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग वे में समझिए। देखिए पहले क्या था? 22वां, फिर 23वां, फिर 24वां, फिर 22वां, फिर 23वां, फिर 24वां, फिर पहला। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है ऑप्शन को सजाया गया। मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग लगे आपको ये सारी चीज़ें। इस प्रश्न श्रृंखला की सबसे अंतिम प्रश्नों की कड़ी में हम लोग हैं। इस अंतिम प्रश्न से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे एंड हो जाएगा और सेमेस्टर 4 भी आपका एंड हो गया। सेमेस्टर 4 के अंतिम एग्ज़ाम जो थी आपकी वो भी ख़त्म हो गई है, और हमारा आपका साथ यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यदि आप आगे भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई को मन लगाकर जो है अच्छे अंकों के साथ जो उत्तीर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर एक सेमेस्टर में अच्छे अच्छे अंक यदि आपके नहीं आए तो समझ लेना भाई कि आपके फर्स्ट क्लास जो है रिजल्ट में नहीं लगने वाला है। और फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन लगाना है, यानी 75% से ज़्यादा लाना है। ठीक है, तो आपको कड़ा मेहनत करना होगा। और यदि आप हिस्ट्री से हो, खास करके यदि आप हिस्ट्री से हो, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जितना आसान तरीके से आप समझते हो, जितना आसान तरीके से आप लिखते हो, जब आंसर के लिखने के बाद आपकी जो अंक आएंगे ना, उससे आपको जो है संतुष्ट नहीं होगा। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते हैं कि मैंने इतना लिखा फिर भी नंबर नहीं मिला। तो ये सही बात है, बहुत कम अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और यदि आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं तो आप भाग्यशाली हो कि आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं। तो यदि आपको अच्छे अंक लाना हो, फर्स्ट क्लास लानी हो, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लाना हो, फर्स्ट क्लास तो 60 अबव है। ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्शन के साथ पास होना, डिस्टिंक्शन किसी रिजल्ट में लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी आपके 2 सेमेस्टर और हैं, तो हमारा साथ यहीं तक नहीं है, आगे भी हम आपका साथ देंगे, तो आपका भी हमें साथ चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करने के बाद सेमेस्टर 4 को जो है आप एंड कर रहे हैं, लेकिन आपका मेरे साथ क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्यों दोस्तों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो है आपको बहुत अच्छे तरीक़े से पता होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हैं, हम जो है आप ही के साथ, आपके भाई, आपके बड़े भाई के नाते, ठीक है, सगी साथी समझ लीजिए। और इसी कारण से जो है दोस्तों आपकी भलाई के लिए मैं अपना अनुभव को झोंकता हूँ केवल वीडियो में। ठीक है, किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, कैसे समझना है टॉपिक को, कौन सा टॉपिक अगर कठिन लग रहा है उसको कैसे तोड़ तोड़ के समझना है, गन्ने के रस के जैसा कैसे निचोड़ निकालना है, वो सब कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं से सर्टिफाइड टीचर तो हूँ नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यू आगे भी लाऊंगा, और सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 के भी वीडियोस हैं। लेकिन चैनल पे जो है यदि ऐसा संभव हुआ कि न्यू यदि अपडेटेड कोई सिलेबस है जिसमें अलग टॉपिक आपको पढ़ना है, या फिर कोई टॉपिक जो है छूट चुका है, तो डिमांड के आधार पर वो टॉपिक भी आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के साथ साथ जो है अभी भी मैं आपको कह दे रहा हूँ, यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई की और कंजूसी किया है, यानी कहने का मतलब है बिना सब्सक्राइब किए केवल रिकमेंडेशन में आपके वीडियोस दिख रहे हो चैनल पे, ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में आपकी एक पैसा जो है खर्च नहीं होती है। कंजूसी छोड़ो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि केवल इतिहास विषय से नहीं, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, एसएसटी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सभी के सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ है निरंतर मैं इस चैनल पर लाने का कोशिश करने वाला हूँ। ये प्री प्लान चल रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि खान सर की भाषा में
कि झोपड़ी बनाने में वक्त नहीं लगता लेकिन महल बनाने में वक्त लगता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ समझो आप। अगर आप कमज़ोर ही रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीमित संसाधन में पढ़ो। लेकिन यदि आप स्ट्रांग बनना चाहते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हो, तो सटीक और जो है एक वेल प्लान के साथ पढ़ो। तो वेल प्लानिंग के साथ जो वीडियोस आएंगे हमारा साथ दें आप। ठीक है, निरंतर हमारे से बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। चलिए, इतना ही था, ये बेतुकी बातें नहीं थी दोस्तों, ये मैं दिल से कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। ठीक है, दिल से, क्योंकि मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका कि आप सब हमें जो है इस काबिल समझते हैं। ठीक है, चूंकि जो देखिए, इसका एक वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर ला सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। देखिए, अब मैं नृत्य पर लाऊं तो कहाँ से लाऊं? पूरे ऑल ओवर स्टेट्स हैं, सॉरी भारत जो है हमारा एक स्टेट है, देश है, उसमें 28 स्टेट्स हैं। अब 28 स्टेट्स की कौन कौन से नृत्य मैं आपको उठाकर लाऊं तो झूठ मूठ का वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा, बहुत सारे वीडियोस भी बनाने होंगे। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों, अपने से मेहनत करो, अपने से। क्योंकि क्वेश्चन के जो आपको दिख ही रहे होंगे लेवल हैं वो मीडियम लेवल के थे। यदि आप जनरल कंपटीशन से टच में हो, करंट अफेयर से टच में हो, ठीक है, आप भारत देश के अलग अलग राज्यों के नृत्य, अलग अलग राज्यों के वहाँ के खेल वगैरह वगैरह चीज़ों को जानते हो, तो आसान थे ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। भले जो भी बात हो, कुछ भी गिला शिकवा हुआ होगा हमसे तो हमें माफ़ कीजिएगा। कहते हैं ना कि यदि हमसे कोई भूल हो गया होगा तो आप मुझे उसका मतलब आप मुझे इस भूल के बदले इसे एक भूल समझकर भूल जाइएगा। ठीक है, ये मेरा एक कोटेशन है। चलिए अगला है, यानी अंतिम है, भारत भारतीयों के लिए ये जो राजनीतिक संदेश दिया था वो किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से रिलेट रखते हैं। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो पर। मिलेंगे आगे के वीडियो में, यहीं जो है इस वीडियो को द एंड करते हैं, लेकिन हमारा आपका साथ द एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे भी मिलते रहेंगे, निरंतर हमसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।